नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है और किन्हीं कारणों से ये बातचीत की श्रृंखला हम करीब 15-17 दिन बाद शुरू कर रहे हैं और आज बात करेंगे इसरो की, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ अमूलचूल परिवर्तन जो लंबे समय से होते रहे हैं भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में और अंतरिक्ष जो एक्सप्लोरेशन है और उससे जुड़ा हुआ जो कमर्शियल स्पेस है उसके क्षेत्र में। और भारत ने एक लंबे समय से अपनी एक परिस्थिति, अपनी एक उपस्थिति जो है वो निर्धारित कर दी है और अनेक देशों के सैटेलाइट भारत द्वारा छोड़े जाते हैं। और कुल मिला के अगर मोटा मोटा इसको समझने की कोशिश की जाए तो 10-12 साल पहले भारत में निजी क्षेत्र में अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करने वाली सिर्फ एक कंपनी थी। आज वो कंपनियों की संख्या 400 से अधिक हो चुकी है। छोटी हैं, मंझोली हैं, बड़ी हैं। कुछ भारत में ही जो टैलेंट है उसके हिसाब से बनी हैं, कुछ बाहर से भी टैलेंट और टेक्नोलॉजी आ रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, उसके हिसाब से बनी है। तो इस परिवर्तन के कारण ये बिल्कुल स्वाभाविक ही है कि भारत के जो बड़े संस्थान हैं जिसमें लंबे समय से स्पेस का काम होता रहा या किसी भी वैज्ञानिक डेवलपमेंट का या कि साइंटिफिक उच्च स्तर का कार्य होता रहा है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में जैसे इसरो है तो इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उनके सामने एक नई अवसर है, एक नई अपॉर्चुनिटी है। कोई भी बड़ी कंपनी हो, पब्लिक सेक्टर की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, अपने विभिन्न कारणों से जो उनके सबसे अधिक टैलेंटेड और एम्बिशियस जो साइंटिस्ट होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनकी प्रतिभा का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाती है। और भारत की जो पब्लिक सेक्टर है उसमें कुछ और भी विशेष तरह की कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग व्याधियां हैं, सभी पब्लिक सेक्टर के साथ में होती हैं, तो इसरो के साथ में भी होंगी ही, HAL के साथ में भी होंगी, डिफेंस की और कंपनियां उनके साथ भी होंगी। तो अंतरिक्ष की बात करें तो एक अपॉर्चुनिटी बड़े स्तर पर बढ़ चुकी है। अगर अब कमर्शियल में जो व्यापार है उसके साइज की गणना अगर करें तो जो भी भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य हो रहा है वो करीब $4.5 बिलियन के आसपास है, यानी कि करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए का ये व्यापार हो रहा है, इसमें निर्माण हो रहा है, जो कि दुनिया का जो स्पेस जो मार्केट है, जो स्पेस से संबंधित क्षेत्र है, जो बाजार है, उसका 2% है। और ऐसा आकलन है कि 2030-33 तक जो भारत की जॉइंट स्ट्रेटजी है, जो कि फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के साथ में, वो प्रोजेक्ट होकर के करीब 5 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि $40 बिलियन से $45 बिलियन 2033 तक हो जाएगा। तो ये एक अमूलचूल परिवर्तन है जिसकी संभावनाएं सामने दिख रही हैं। और अगर विजन 2040 लिया जाए तो ये जो बाकी बाजार है जिसमें भारत के व्यापार की संभावनाएं हैं वो $100 बिलियन के आसपास, यानी कि 10-12 गुना बढ़ जाएंगे। 10 गुना बढ़ने से यानी कि 7 लाख करोड़ की जगह 70,000 करोड़ की जगह 7 लाख करोड़ हो जाएगा। और उसमें 2% और जोड़ दिया जाए तो वो करीब 8-9 लाख करोड़ का बाजार हो जाएगा, जिसमें भारत की कंपनियां उसमें भाग लेंगी। उनके हिस्से में सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का काम आएगा। लेकिन अब इसमें जो शीर्ष के वैज्ञानिक है वो आएंगे कहाँ से? भाई कुछ तो पहले से कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो भी नए प्रोजेक्ट हैं उसकी जो लंबे समय से ट्रेनिंग हुई है वो तो इसरो में हुई है। इसी तरह से बड़ी बड़ी संस्थाएं जो कि प्राइवेट सेक्टर की हैं या कि पब्लिक सेक्टर की, उनके यहाँ होती हैं। और जैसे ही उनके जो एम्प्लॉय हैं जो कि अधिक एम्बिशियस हैं, जो कि ये मान सोच रहे हैं कि उनके
टैलेंट का, उनके जो भी स्किल सेट है उसका पूरा का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, या कि उसमें उद्यमी बनने की उनकी उत्कंठा है, उद्यमी वो सोच समझ के उद्यमी बन रहे हैं, इस तरफ सोच रहे हैं क्योंकि उनके सामने अपॉर्चुनिटी दिख रही हैं। उनको दिख रहा है कि इस बाजार में जो कार्य है वो मेरा जो अनुभव है, मेरी जो स्किल सेट है उसके साथ में कैसे जुड़ा हुआ है। तो इसकी गणना उनके सामने है। तो आगे आने वाले 15 साल में जब इस क्षेत्र के अंदर करीब जो है वो 12 गुना परिवर्तन हो जाएगा, तो उससे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। और उसमें जो इनिशियल क्षेत्र है उसके अंदर इसरो से ही तो लोग जाएंगे, और ये कोई नई बात नहीं है, इसरो से हमेशा से 60-70 लोग जाते रहे हैं। बड़ी कंपनियों से, चाहे टाटा कंसल्टेंसी हो या कि L&T हो या भी और भी प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां हो, उनके यहाँ से भी जाते रहे हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ये बात जरूर है क्योंकि जिस तरह से उछाल आया है भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य करने का, उसकी जो अवसर बढ़े हैं एकदम से, तो इस क्षेत्र में जो इसरो में साइंटिस्ट हैं वो कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। 2005, 7, 8 में तो इसरो से भी और दूसरी भारत की कंपनियों से भी जो कि निपुण वैज्ञानिक थे, इंजीनियर्स थे, उनके सामने देश में कोई अवसर ही नहीं थे, तो उनको बाहर जाना पड़ा था। वो भी एक काम है, बाहर जाना भी ठीक है। बहुत सारे लोग बाहर गए हैं, वहाँ पे उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, उच्च प्रशिक्षण किया है, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है, और अपना जो उनका स्किल क्षेत्र है, उनकी जो निपुणता है उसके अंदर एक आमूलचूल बढ़ोतरी की है। और इसी तरह से भारत के वैज्ञानिकों का और मैनेजर्स का दुनिया में दबदबा है, बड़ी बड़ी कंपनियों में वो मुख्य रोल में आते रहे हैं। तो ये जो भी कुछ इसरो में हो रहा है, ये ठीक है कि 60-70 लोग जाते थे, अब थोड़े से अधिक, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, 100 लोग चले गए। तो लेकिन ये जो 100 लोग चले जाने पर एक विशेष प्रकार का कथानक, जो कि देश का प्राचीन गोदी मीडिया है, या कि उसको नया नाम तिलचट्टा मीडिया कहा जा सकता है, तो तिलचट्टा मीडिया जो इसी तरह के अवसर को खोजता रहता है। तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है साइंस के क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, या कि डिफेंस के क्षेत्र में, या कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। आईफोन को ही ले लीजिए, किस तरह का आमूलचूल परिवर्तन हो चुके हैं, उससे उनको लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ एक गलत नैरेटिव जो है वो जनता के सामने रखना है कि इसरो में बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसरो के वैज्ञानिक पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं, यानी कि उनको काम करने को नहीं मिल रहा है, यानी कि सरकार कुछ काम तेरे से नहीं कर रही है। और कुल मिला के तो बात यह है कि मोदी जी ठीक ठाक काम नहीं कर रहे, उनके कारण ही गड़बड़ हो रही है। तो इस तरह का एक दूषित जो कथानक है वो तिलचट्टा मीडिया यानी कि प्राचीन गोदी मीडिया, दोनों का मिक्स है, हाइब्रिड है, वो हमेशा फैलाते रहते हैं। चाहे वो वंदे भारत की बात हो, वंदे भारत में कहीं में पानी टपक गया, उनको नई मशीनों का, नए प्रोजेक्ट का कोई अंदाजा ही नहीं है। आप नया मकान बनवा लीजिए, दुनिया भर की गुणवत्ता कर लीजिए, पहली बरसात में कहीं न कहीं से चूहेगा। तो ये देश की नई पार्लियामेंट में भी हुआ, तो उन्होंने हल्ला मचा दिया कि सब प्रोजेक्ट गड़बड़ हो गया। तो इसी तरह की अफरा तफरी की जो वास्तविकता है उसको तोड़ मरोड़ के एक कथानक बनाया जा रहा है कि इसरो में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाई ठीक है कि इसरो अपने काम करता है, वो भी प्रोजेक्ट दूसरों को देता है, और उसमें से बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो कि शीट्स के वैज्ञानिक हैं। तो इसरो को इसमें उन्होंने एक कार्य ये किया है कि यूनिट क्षेत्र पे जो रेजिग्नेशन मंजूर हो रहे थे, अब उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया है। तो एक ये ब्यूरोक्रेटिक तरीका है, सरकारी अफसरों का तरीका है, किसी भी समस्या में अगर वो अखबार में आ जाए, मीडिया में उछल जाए, तो इस तरह के भी आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बता दिया हम ये कर रहे हैं, हम रेजिग्नेशन करने ही नहीं देंगे। तो भाई लेकिन ये एक वास्तविक परिस्थिति है। तो इसका जो नैरेटिव, इसका जो कथानक बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, और उसमें कोई दम नहीं है। हमने कुछ वास्तविक स्थितियाँ जो कि हैं, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में जो काम में विस्फोट हुआ वो है, सिर्फ निजी क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में नहीं हुआ है, डिफेंस के क्षेत्र में भी हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी हुआ है। और देखा जाए तो रेलवे के क्षेत्र में ये जो वंदे भारत ट्रेन है, ये आमूलचूल परिवर्तन है जिसकी भी हंसी उड़ाई जा रही है। तो उसी प्रकार से जो इसमें से एक सामान्य सी बात है कि अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रही हैं, तो इसरो से लोग जाएंगे।
सिर्फ इसरो से नहीं, दूसरी जगह से भी लोग आएंगे। वो खुद उद्यमी बनेंगे या दूसरे उद्यमियों के साथ में कोई प्रोजेक्ट करेंगे, या मिलजुल करके जो है वो वेंचर कैपिटलिस्ट से धन लेकर के अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। कुछ विशेष कंपनियां हैं जिनका हम 10-12 साल पहले नाम नहीं जानते थे, लेकिन अब इस क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रही हैं। उसके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे। तो हमें आशा है कि ये बातचीत, जो कि इसरो के वैज्ञानिक कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उसके मूलभूत कारण क्या हैं, उसकी संभावनाएं क्या हैं, उस पर हमने बात की। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।